हर 20 सेकंड में एक वोट कैसे पड़ गया? रात के 2 बजे तक क्या बूथों पर वोट पड़ते रहे? आप कहेंगे कुमकुम ऐसा कैसे हो सकता है? शाम को 5 बजे के बाद तो कहीं भी चुनाव होता ही नहीं है। मैक्स टू मैक्स अगर आपको पर्ची मिल गई है तो आपको 5 बजे के बाद 6 साढ़े 6 बजे तक वोट डालने दिया जाता है। उसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। लेकिन दावा किया जा रहा है दोस्तों कि वो चुनाव जो प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए ने जीता था उसमें बड़ा घालमेल था। दोस्तों घालमेल भी आया था जिसमें दावा करने वाले कह रहे हैं कि दरअसल यहाँ दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है। दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा विश्लेषण हो चुका है, वो मैं यहाँ नहीं करूँगी। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर ने एक बहुत ही विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, पूर्व चुनाव आयोग के जो प्रमुख थे SY कुरैशी उनके साथ और योगेंद्र यादव के साथ की। एक मंच में सभी बैठे हुए थे जिसमें परकला प्रभाकर ने बहुत ही विस्फोटक खुलासे कर दिए उस चुनाव को लेकर जिसके बारे में कम बात हुई, और वो है दोस्तों आंध्र प्रदेश का। दोस्तों परकला प्रभाकर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2024 के चुनाव के दौरान हुए आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर विस्फोटक खुलासा किया और कहा कि कुल मतदाताओं का लगभग 4.16 यानी कि 4.16% हिस्सा रात को 11:15 बजे से सुबह 2 बजे तक के बीच उनका वोट डाला गया। परकला प्रभाकर ये कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश का जो कुल मतदाता का 14.16% है, 4% के आसपास का जो वोट शेयर है, वो रात को 11:15 बजे से 2 बजे तक डाला गया है। ये परकला प्रभाकर की स्टडी कहती है। वो आगे कहते हैं, उन्होंने बताया कि रात 8 बजे से सुबह 2 बजे के बीच लगभग 52 लाख वोट दर्ज हुए हैं। अकेले आधी रात के बाद 17 लाख से ज्यादा वोट पड़े। 20 सेकंड में एक वोट डाला गया। परकला प्रभाकर न केवल ये दावा कर रहे हैं कि 11:15 बजे से लेकर 2 बजे तक वोट डले, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि हर 20 सेकंड में एक वोट डाला, जो कि मुमकिन ही नहीं है। पहली बात तो रात में वोट कैसे डाल सकता है कोई? दूसरा, अगर रात में वोट डाला तो बूथ खुले रहे होंगे, तो बूथ कैसे खुले रह सकते हैं? और तीसरा, हर 20 सेकंड में एक वोट डाला गया है। परकला प्रभाकर ने यह भी कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्टडी में। आगे वो दावा करते हैं, अगर ईवीएम को रीसेट होने में 14 सेकंड लगते हैं तो फिर 6 सेकंड में वोट कैसे डाला जा रहा था? क्या कोई मतदाता इतने समय में आके वोट डाल सकता है और बाहर निकल सकता है? परकला प्रभाकर ये कह रहे हैं कि मात्र 20 सेकंड में वोट कैसे डाला जा सकता है जब सिस्टम को रीसेट होने में ही टाइम लग जाता है। आगे वो कहते हैं कि रात को 8 बजे के बाद आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कुछ तो अजीब हुआ है। दोस्तों आप जानते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तरह के दावे किए जा चुके हैं। परकला प्रभाकर ने इससे पहले भी दावा किया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 79 सीटों में करीब 79 सीटों में बहुत बड़ा घालमेल हुआ। अगर ये घालमेल ना होता तो सरकार एनडीए की नहीं इंडिया की बनती। दोस्तों परकला प्रभाकर ने अपने फिर उसी दावे को आगे कहा है, बीजेपी एनडीए को 79 सीटों में ऐसे बढ़त मिली थी। अगर ये ना होता तो एनडीए को 213 सीटें मिलती और इंडिया गठबंधन को 237 की जगह 316 सीटें मिलती। दोस्तों परकला प्रभाकर लोकसभा चुनाव को लेकर गड़बड़ी के आरोप पहले भी लगा चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने नया किया है। वो न केवल लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं बल्कि आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर भी बात कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव में न केवल दोस्तों टीडीपी को प्रचंड जीत मिली थी, बल्कि लंबे वक्त के बाद चंद्रबाबू नायडू की मुख्यमंत्री के तौर पर वापसी हुई थी और पवन कल्याण ने भी अच्छी सीटें जीती थी, उनकी पार्टी ने भी अच्छी सीटें मिली थी उनको, जिसके बाद उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। और इस समय दोस्तों आंध्र प्रदेश में बीजेपी, पवन कल्याण की पार्टी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की गठबंधन की सरकार चल रही है और अब उस सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिए परकला प्रभाकर ने। ये पहली बार है कि आंध्र प्रदेश चुनाव में इस तरह के आरोप लग रहे हैं। इससे पहले अलग अलग चुनाव में इस तरह के आरोप लग चुके हैं, हरियाणा में लग चुके हैं, महाराष्ट्र में लग चुके हैं। महाराष्ट्र में तो दरअसल चुनाव के बाद शुरुआत हुई थी इस तरह के आरोपों की। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, संपादकीय लिखे थे और इसके अलावा राहुल गांधी ने उसके बाद 3 विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वोट चोरी को लेकर। वहीं दोस्तों इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में परकला प्रभाकर दावा कर रहे थे आंध्र प्रदेश चुनाव को लेकर। प्रशांत भूषण भी मौजूद थे। आप जानते प्रशांत भूषण दोस्तों इस सरकार के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत आवाज रहे हैं। उन्होंने भी चुनाव में कथित तौर पर धांधली के आरोप लगाते हुए कहा, फॉर्म 17C जिसमें हर बूथ पर डाले गए वोटों की संख्या का डेटा शामिल है, सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? मतदाता सूचियां मशीन रीडेबल जारी नहीं की गई, जिससे स्वतंत्र सत्यापन मुश्किल हो गया। यही चिंता विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पिछले साल भाजपा के खिलाफ वोट चोरी के आरोपों के दौरान जताई थी। पारदर्शिता का विरोध एक गहरी संस्थागत समस्या का संकेत है। लोकतंत्र अंधेरे में नहीं चल सकता। दोस्तों फॉर्म 17 को लेकर लगातार ये इस तरह के आरोप लगते रहते हैं।
अच्छा, दिलचस्प ये है कि अब यही आरोप पश्चिम बंगाल में लग रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी दोस्तों, पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने सिलसिलेवार तरीके से मतलब धड़ाधड़ कई वीडियोस शेयर की, जिसमें टीएमसी का दावा है कि दरअसल मतलब बंडल के बंडल बीजेपी वाले दफ्तर में पहुंचा रहे हैं चुनाव आयोग के, ताकि फॉर्म 6 के जरिए वो मतदाता सूची में नए लोगों के नाम ऐड कर सकें, तब जबकि पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में 60 लाख जो मतदाता हैं, जो 60 लाख वोटर्स हैं, उनके नाम काट दिए गए हैं और पूरा मामला भी चल रहा है कोर्ट में, और बीच में आ गए बीजेपी वाले कुछ नए नाम जोड़ने के लिए। अब आप देखिए, ये एक रिवायत बन गई है कि जिस चुनाव को आना होता है उससे पहले इस तरह के आरोप लगते हैं। जो चुनाव निपटे करीब 1 साल से भी ऊपर का वक्त हो गया है, ऑलमोस्ट अब 2 साल हो जाएंगे बहुत जल्द, उस चुनाव को लेकर अब आरोप लग रहे हैं, डेटा सहित ये आरोप लग रहे हैं। आरोप लगाने वाले जाने और जिन पर आरोप लग रहे हैं वो जाने, लेकिन इस बीच अगर कोई रडार में आता है दोस्तों तो वो चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग जिसने अपने आप को तमाम तरह के सवालों से ऊपर कर लिया है। ज्ञानेश कुमार ने अभी रिसेंटली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर, उसमें भी दोस्तों ज्ञानेश कुमार ने अपने हिसाब से सवालों के जवाब लिए हैं। अब तो ये खेल हो गया है दोस्तों चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक साथ 5-5 सवाल लिए जाते हैं, उनमें से जो भी ज्ञानेश कुमार को सूट करता है उन सवाल के जवाब वो देते हैं, बाकी स्किप कर देते हैं, बात तक नहीं करते। अगर कोई सवाल पूछने की कोशिश करे तो उनको रोक दिया जाता है। तो अब तक तो सवालों से सरकार अपने आप को अलग कर रही थी, चुनाव आयोग ने पत्रकारों के सवालों से भी अपने आप को अलग कर लिया है। लेकिन जो भी हो दोस्तों, परकला प्रभाकर के ये आरोप न केवल गंभीर हैं बल्कि ये सवाल भी उठाते हैं कि इस तरह की जो फाइंडिंग्स है, इस तरह की जो ऑब्जर्वेशन है, इसका मतलब निपटारा क्यों नहीं वंस एंड फॉर ऑल हो जाता है। ये कितना खतरनाक है दोस्तों। हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अगर अपने आप को कहते हैं और इसमें कोई भी खड़े होकर अगर पूर्व पे हुए चुनाव को लेकर इस तरह के सवाल उठा लेता है तो ये ठीक नहीं है दोस्तों। अगर एक आम मतदाता की तरह देखें, आंध्र प्रदेश के लोगों की नज़र से देखें तो उनको कैसा ठगा हुआ महसूस होता होगा जब इस तरह की वो खबरें पढ़ते होंगे। तो एक मतदाता जब वोट डालने जाता है तो उसको भरोसा होता है कि मेरे इस वोट की वजह से ही मैं सरकार या तो बदल रहा हूँ या सरकार को रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन जब अगर उसके मन में एक शक भी पैदा हो जाए कि कोई तीसरी ताकत हो सकती है जो तय करेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा और मेरे वोट से इसका कोई मतलब नहीं बनता है, तो अगर ये सवाल भी खड़ा हो रहा है तो ये चुनाव आयोग का कर्तव्य है तो इस तरह के सवाल कोई खड़े ना कर पाए। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों और सब्सक्राइब भी।